हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा विनिर्माण उद्योग चैप्टर 6। तो विनिर्माण उद्योग का पार्ट 1 वीडियो हम लोगों ने कल देखा था और उसको इसमें आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या है? तो विनिर्माण उद्योग जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। और विनिर्माण के महत्व को भी हम लोगों ने देखा था। विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है और विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम होती है। कृषि पर जो डिपेंड रहता है बहुत सारे लोग, तो उस पर कम लोड पड़ता है थोड़ा। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है, रोजगार के अवसर भी बढ़ता है। तो ये बहुत महत्व है विनिर्माण का। और इसके अलावा विनिर्माण से इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में भी मदद मिलती है। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है। विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है निर्यात बढ़ने से। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है विनिर्माण का। और किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता भी आती है। तो ये महत्व है विनिर्माण का। उसके अलावा हम लोगों ने कल देखा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान होता है तो हम लोगों ने कल ही देखा था, लेकिन एक बार फिर भी आज कुछ रिपीट कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको डीजीपी बोलते हैं, डीजीपी नहीं जीडीपी में उद्योग का कुल शेयर 27% है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 27% है और इसमें से 10% खनन से और बिजली और गैस से आता है। शेष 17% जो होता है विनिर्माण से आता है। तो टोटल 27% है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। तो इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का शेयर पिछले 2 दशकों में स्थिर रहा है। ये देखने को ऐसा मिला है। पिछले दशकों में विनिर्माण की वृद्धि दर 7% रही। कल हम लोगों ने उसको भी देखा था। 7% की बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। और 2003 से यह वृद्धि दर 9 से 10% रही है। तो अगले दशक के लिए कम से कम 12% की वृद्धि दर की आवश्यकता है। भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल का गठन किया है ताकि सही नीतियां बनाई जा सके और उद्योग सही ढंग से कार्य करे। तो आज हम लोगों ने पार्ट 2 में देखेंगे उद्योग के लिए। और कल हम लोगों ने और देखा था औद्योगिक अवस्थिति क्या है। तो उद्योग की अवस्थिति में उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पर डिपेंड करता है। तो कारक कौन कौन से हैं कल हम लोगों ने देखा था। कच्चे माल की उपलब्धता एक कारक है, श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, ये सब कारक है उद्योग अवस्थिति में का। और कुछ उद्योग शहर के निकट स्थित होते हैं, क्योंकि उद्योग के साथ साथ नगरीकरण का भी शुरुआत हो जाता है। तो कुछ उद्योग शहर के निकट भी स्थित होता है, जिससे उद्योग को कई लाभ मिलते हैं। शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध होता है, क्योंकि उद्योग के लिए बाजार भी जरूरी होता है, क्योंकि तैयार माल को बाजार में ही बेचा जाता है। तो जब तक बाजार में जाएगा नहीं तैयार माल, तब तक उपभोक्ता को यूज करने उपभोक्ता के पास नहीं जा पाएगा। तो बाजार की भी आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा और शहर से कई सेवाएं भी मिल जाती है, जैसे कि बैंकिंग सेवा हो गया, बीमा हो गया, यातायात, श्रमिक भी मिल जाते हैं, विशेषज्ञ सलाह भी मिलते हैं। तो ये सब जरूरी है, ये सब कारक है उद्योग के लिए। तो ऐसे औद्योगिक केंद्रों को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहते हैं। तो आज़ादी से पहले के अगर हम देखें तो आज़ादी से पहले के समय में ज़्यादातर औद्योगिक इकाइयाँ बंदरगाहों के निकट होती थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आपको पता होगा सबसे पहले औद्योगिक केंद्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई हुआ था। तो इसके फलस्वरूप ये क्षेत्र ऐसे औद्योगिक शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए जिनके चारों ओर ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश थे। तो उद्योग के प्रकार में जैसे कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जो आगे हम लोग देखेंगे। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग।
तो भूमिका के आधार पर वर्गीकरण भी किया गया है उद्योग को, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है यहाँ पर कई एक तरह का सभी सब्जेक्ट को इस चैनल पे पढ़ाया गया है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे। तो आगे देखते हैं आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है आज का उद्योग का वर्गीकरण। तो उद्योग का वर्गीकरण कई एक तरह से किया गया है। कृषि के आधार पर किया गया है, उद्योग के कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण जो कृषि आधारित होगा, खनिज आधारित उद्योग होगा। तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पाद की सूची आप बना सकते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मानदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझा जा सकता है इससे। तो उद्योगों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर क्या हो जाएगा, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा खनिज आधारित। तो कृषि आधारित में क्या होगा, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल, ये सब कृषि से कच्चे माल प्राप्त करके और यहाँ से तैयार माल को तैयार किया जाता है। और दूसरा हो गया खनिज आधारित। तो खनिज आधारित जो खनिज से कच्चे माल को लेकर के तैयार किया जाता है माल। तो खनिज आधारित में हो जाएगा लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। ये सब कच्चे माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण है, उद्योग के प्रकार है, उद्योग का प्रकार है कच्चे माल के आधार पर। तो कृषि आधारित उद्योग हो गया कच्चे माल के आधार पर, और खनिज आधारित उद्योग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भूमिका के आधार पर वर्गीकरण। तो भूमिका के आधार पर वर्गीकरण को हम पहला है आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, प्रगलन, एल्युमिनियम, प्रगलन, ये सब आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी हो गया, तो चीनी सीधे यूज किया जाता है डायरेक्टली। और दंत मंजन हो गया, कागज हो गया, पंखे हो गया, सिलाई मशीन हो गया, ये सब उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे सीधे यूज किया जाता है, सीधे उपयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया उपभोक्ता उद्योग और आधारभूत उद्योग भूमिका के आधार पर। अब नेक्स्ट है पूंजी निवेश के आधार पर। तो पूंजी निवेश के आधार पर भी हम उद्योग को बांट सकते हैं, जैसे लघु उद्योग और बृहद उद्योग हो गया। तो लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग में परिसंपत्ति की एक इकाई पर आधारित अधिकतम विशेष निवेश मूल के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है, और यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है, और यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश पर 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। तो मूल निवेश लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए, इस तरह से समझिए आप सरल भाषा में, लघु उद्योग उसको कहेंगे जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो, तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। 1 करोड़ तक की पूंजी का जिस उद्योग में निवेश हो उसको हम लघु उद्योग कहते हैं। और बृहद उद्योग किसको कहते हैं, बृहद उद्योग जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश हो, तो उसको बृहद, जिसको बड़ा पैमाने पर बोल सकते हैं, तो बृहद उद्योग उसको कहेंगे। तो आप सरल भाषा में समझ गए होंगे कि लघु उद्योग क्या है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का निवेश हो, 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश किया गया हो, उसको लघु उद्योग। और दूसरा बृहद उद्योग। तो लघु उद्योग को भी हम अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे हो गया स्वामित्व के आधार पर लघु उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि,
ये सब निजी उद्योग के अंतर्गत निजी उद्योग है। निजी क्षेत्र के उद्योग का जिनका एक व्यक्ति, निजी उद्योग किसको बोलते हैं, यानी जिसका वैसा क्षेत्र जिसका स्वामित्व किसी एक खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, तो उसको निजी उद्योग कहते हैं। और उसका संचालन अथवा लोगों के स्वामित्व में या उसके द्वारा संचालित होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा। जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। और संयुक्त उद्योग में हो जाएगा जैसे वैसा उद्योग जो राज्य सरकार और निजी दोनों मिल करके संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं, तो उसको संयुक्त उद्योग कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये हो गया लघु उद्योग। और इसके बाद हम लोग देखें बृहद उद्योग। तो बृहद उद्योग आप समझ गए, लघु उद्योग तो जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जाता है पूंजी का, तो उसको लघु उद्योग कहते हैं, छोटे पैमाने पर, जिसको हम सीधे सरल भाषा में बोल सकते हैं। और बृहद उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाता है, तो उसको बृहद उद्योग कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है लघु उद्योग में सरकारी उद्योग किसको कहेंगे, तो जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। उत्पादकों के हाथ में और श्रमिक के हाथ में, दोनों के हाथ में होता है। और तो होता है। और संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। तो ये सब सहकारी उद्योग के अंतर्गत है, सहकारी उद्योग है इसको बोलेंगे। अब है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा पर भार के आधार पर। तो भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, लोहा तथा इस्पात हो गया। उद्योग हल्के उद्योग जो कम भार वाले होते हैं, जैसे कच्चा माल का प्रयोग करके हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग हो गया। हल्के और भारी के आधार पर अगर हम बांटे तो उसको हम बांट सकते हैं। अब है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग आपको पहले भी हम पढ़ाए हैं कि कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, जो रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है, और ऊनी वस्त्र, चीनी जो गन्ने से प्राप्त होता है, तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होता है, इसलिए इसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और वस्त्र उद्योग में जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है वस्त्र उद्योग जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है यह वस्त्र उद्योग। उसके बाद हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग आते हैं। सूती वस्त्र, रेशम, पटसन, ये सब आते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग में प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे प्राचीन काल में। और 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग, क्योंकि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई थी, तो 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, हथकरघा था, तो इस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसको समाप्त हो गया। इसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ जो इंग्लैंड से जो मशीन से माल को निर्मित किया जाता था, वस्त्र को, वो फैंसी वस्त्र के आता था, और उसका जो लागत भी होता था वो बहुत कम, यानी कम मूल्य पर उसको बाजार में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से इसका जो घरेलू हथकरघा उद्योग था, कताई था, जो हाथों द्वारा तैयार किया जाता था, तो इस पर बहुत बड़ा इसको हानि झेलना पड़ा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई, परिष्करण, वस्त्र निर्माण, इस प्रकार से एक प्रक्रिया होता है वस्त्र को तैयार करने की। कच्चा रेशा से उत्पादन होता है कच्चा रेशा, फिर धुनाई कताई से सूत बनता है, फिर बुनाई होता है कपड़ा, और रंगाई उसके बाद होता है वस्त्र को। तो एक कई प्रक्रिया द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आपको पहले भी हम बताए हैं कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में लगाया गया था। और यूरोप जब 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था, तो भारत
इंग्लैंड के अधीन था और ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित भी मिला था। तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन, आपको पता होगा कि गुजरात में काली मिट्टी है और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो गुजरात में कपास की उपज बहुत अच्छी होती है। तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। ये सब कारक वहाँ पर उपलब्ध थे। तो जहाँ पे कारक उपलब्ध हो गए वहाँ पर उद्योग का विकास होता है, उसी प्रकार का उद्योग का। तो सूती वस्त्र का विकास का ये बहुत बड़ा स्थानीयकरण का बढ़ावा दिया मिला, क्योंकि ये जो कारक थे वहाँ पे उपलब्ध थे। तो इन उद्योगों का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों और कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। चूँकि कताई काज महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कासीदारी आदि की बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हस्तकर्घों, विद्युत कार्गो तथा मिलों में होता है। तो हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने भी आपको देखा होगा कि चरखा चलाते थे, सूत काटते थे तथा खादी बुनने पर बहुत जोर दिया था। महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथों से उन्होंने सूत की कताई करते थे, चरखा चलाते थे और इस पर खादी पर विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, भारत जापान को सूत का निर्यात करता है और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश है। और सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र जो है विश्व में हमारा सूती वस्त्र की भागीदारी, हमारे देश की भागीदारी सूती वस्त्र के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। तो हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उनका उपभोग करने में सक्षम हैं। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रकरणम इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। तो इस क्षेत्र में कुछ बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी तथा बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है। तो यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पर उच्च कोटि का धागे का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी कमी है और जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। तो अगर धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो और यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये होगा। अगर धागा को हम 85 रुपये में ही बेच देते हैं किलोग्राम के रूप में, और अगर इसको पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसका कीमत बढ़ जाता है, 800 रुपये सीधा हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इस तरह से हो नहीं पाता है। प्रति किलोग्राम है 800 रुपया और रेशे से धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। तो हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना आवश्यक है।
इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम धागे को निर्यात कर देते हैं तो हमारा मुनाफा जो होना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए, उस लेवल पे हो नहीं पाता है। क्योंकि अगर हम 1 किलोग्राम धागे को बेचते हैं तो मात्र 85 रुपीज़ ही मिलता है, और अगर उसी धागे से हम पतलून के रूप में अगर हम तैयार करके बेचते हैं तो उसका कीमत 800 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर सोचिए कितना फ़ायदा है। तो इस पर ध्यान देना होगा, अधिक मात्रा में धागे के निर्यात ना करें हम, और उसके जगह पर हमें पतलून तैयार करके उसका निर्यात करें तो हमें विशेष फ़ायदा होगा। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगा। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की भी आवश्यकता महसूस की जाती है। तो विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है, और अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृषि व उद्योग में से प्रतिस्पर्धा आदि है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पटसन को देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीट कर लेने से माइंड में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना परसेंट है, 27% सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलेंगे। तो उद्योग का कुल शेयर 27% है, जिसमें 10% खनन से और बिजली और गैस से आता है, और शेष 70% जो बच जाता है वो विनिर्माण से आता है। लेकिन सरल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर पिछले 2 दशकों में स्थिर रहा है, लेकिन आगे बढ़ा भी है। पिछले दशक में विनिर्माण की वृद्धि दर 7% तक रही है। 2003 को अगर हम देखें तो 2003 से यह वृद्धि दर 9 से 10% तक रही है वृद्धि, और आगे 12-13% की वृद्धि दर की अनुमान रखा गया है। अब उसके बाद हम लोग उद्योग की स्थिति को बारे में देखते हैं। तो उद्योग वहीं पे फलता फूलता है जहाँ पर उसका प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वहाँ पर उपलब्ध होता है। तो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने देखा कि कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता होनी चाहिए उद्योग के लिए। और हम लोगों ने देखा कि उद्योग के प्रकार, तो कच्चे माल के आधार पर जिसको उद्योग को वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जो कृषि आधारित उद्योग भी होगा कच्चे माल के आधार पर, और खनिज आधारित उद्योग भी होगा। तो कृषि आधारित उद्योग में कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी आदि ये सब हो जाएंगे। और खनिज आधारित उद्योग में लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल ये सब हो जाएगा। और इसके अलावा भूमि के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो आधारभूत उद्योग, जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उपभोक्ता उद्योग, जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, कागज़ हो गया, इलेक्ट्रिकल सामान जो भी है, साबुन, ये सब सीधे उसको उपयोग में लाया जाता है, सीधे उपभोक्ता उपयोग में लाते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर अगर हम इसको वर्गीकरण करें तो लघु उद्योग और बृहत उद्योग। तो लघु उद्योग आपको हम पहले बताया कि लघु उद्योग क्या है, किसमें लघु उद्योग में सरल भाषा में हम समझेंगे इसको कि जिसमें 1 करोड़ तक का पूंजी निवेश हो उसको लघु उद्योग कहेंगे। और बृहत उद्योग जिसमें 1 करोड़ से अधिक पूंजी की निवेश हो उसको बृहत उद्योग कहते हैं। और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भी हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो जो उद्योग सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित होते हैं उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं या फिर सार्वजनिक कहते हैं। जैसे सेल हो गया, वेल हो गया, तो ये सब सार्वजनिक या फिर पब्लिक सेक्टर पर आधारित उद्योग है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो जो उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा संचालित होते हैं उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे टिस्को हो गया जमशेदपुर में, टिस्को कंपनी, रिलायंस हो गया, रिलायंस कंपनी, महिंद्रा, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं।
अब उसके बाद ज्वाइंट सेक्टर यानी दोनों, जिसमें सरकार भी हो और प्राइवेट भी हो सर। तो जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, साझा रूप में प्रतिबंधित होता है, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड इसी का एग्जाम्पल है। और उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर, तो जिन उद्योग को प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता या फिर सप्लायर या कामगार या दोनों द्वारा किया जाता है, तो उनको ऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग के संसाधनों का प्रयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। इस सिस्टम में लाभ या हानि अनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है। मशहूर दूध को कोऑपरेटिव अमूल इसका बेहतरीन उदाहरण है, आप इसको समझ सकते हैं। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग भी इसका एक उदाहरण है। और लिज्जत पापड़ जो आप लोग हमेशा खाने के रूप में लेते हैं प्रत्येक दिन, तो ये लिज्जत पापड़ भी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो अमूल दूध आप डेली लेते हैं, लिज्जत पापड़ है, तो ये सब एक कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब है कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। तो भार के आधार पर जैसे लोहा जो भारी होता है, तो लोहा इस्पात हो गया, और हल्के उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो ये हमारा था उद्योग को वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं। तो ये रिपीट हो गया, आशा है आपको याद भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पटसन उद्योग। पटसन उद्योग क्या है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको थर्ड पार्ट में कर देते हैं पटसन उद्योग को, और देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, पटसन उद्योग को इसी वीडियो में रहने देते हैं। तो पटसन उद्योग को ले ही लेते हैं इसमें। पटसन उद्योग क्या है, तो आइए देखते हैं हम लोग पटसन उद्योग। पटसन उद्योग क्या है, तो पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात, बांग्लादेश पहले नंबर पे आता है पटसन उद्योग में। तो बांग्लादेश के पश्चात दूसरे बड़ा निर्यातक भी है। निर्यात के लिए निर्यातक है, और बांग्लादेश सबसे पहला स्थान पर पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है बांग्लादेश। और उसके बाद फिर दूसरा भारत दूसरे नंबर पर निर्यातक भी है। और वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है यह पटसन उद्योग। तो पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में, कल भी हम बताए थे कि पहला पटसन उद्योग 1855 में लगाया गया था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। तो 1947 में देश का विभाजन, आपको पता होगा कि देश का विभाजन 1947 में हुआ था। तो देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिल तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान और अर्थात यानी बांग्लादेश में चले गए। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का एक हिस्सा, पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और इसको बाद में हमारी प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से ये बांग्लादेश देश बना, अलग देश बना पाकिस्तान से अलग होकर के। तो ये जो जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में चले गए 1/4। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने का कारण क्या हो सकता है पटसन उद्योग का, तो इसका कारण है पटसन उद्योग क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन की संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है इसके पटसन उद्योग को हुगली तट पर स्थित होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। और पटसन के प्रमुख खरीदारी अमेरिका है, कनाडा है, और इसके बाद घाना, सऊदी अरब,
यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो जूट और पटसन दोनों एक ही है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। पटसन में भी दूसरा, बांग्लादेश पहले स्थान पर है, और चीनी उत्पादन में भी दूसरा स्थान है विश्व में। लेकिन गुड़ व खंड साड़ी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। गुड़ और खंड साड़ी के उत्पादन में पहला स्थान रखता है भारत। और इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है चीनी मिल। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है चीनी मिल, तथा बिहार में है। और यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, कुछ पिछले वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। सुक्रोज की मात्रा अधिक है यहाँ के गन्ने में, महाराष्ट्र के गन्ने में। तो अब ऐसे ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही है। तो इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, तथा खोई जो गन्ना का रस निकालने के बाद जो अवशिष्ट बचता है उसको खोई बोलते हैं। तो खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, खोई जिसको ईंधन के रूप में जला करके यूज में लाया जाता है, और इसके अलावा और उसका उपयोग किया जाता है होगा, बट उसको हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन इतना मालूम जो है, खोई को ईंधन के रूप में उसको जला दिया जाता है, ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग। तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग आपको पता है किसको बोलेंगे? वैसा उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोहा तथा इस्पात उद्योग क्या है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन और वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के जितने भी मशीन बनाए जाते हैं सभी प्रकार के वस्तुओं को बनाने में इस्पात की आवश्यकता होती है। तो इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:1 का अनुपात होता है। लौह अयस्क का अनुपात 4 होगा, और कोकिंग कोल का 2 होगा, और चूना पत्थर का 1 होगा। तो इस प्रकार से लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात कितना होगा? 4:1 का अनुपात होगा। और इस पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर के अलावा मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है इस्पात को कठोर बनाने के लिए। तो इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। तो इसके लिए इस प्रकार के उद्योग के लिए जहाँ सभी प्रकार के कारक उपलब्ध हो उसी जगह पे इस प्रकार की कारखाना या उद्योग की स्थापना होनी चाहिए। तो वर्ष 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात
उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 74.3 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी। तो बहुत ज़्यादा फर्क है इसमें, क्योंकि इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 74.3 किलोग्राम, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी। तो इस प्रकार डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे झोंकादार भट्टी। तो कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन और लौह अयस्क का गलाया जाता है भट्टी में। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो उसमें मिलाया जाता है और धातु का मैल हटाया जाता है चूना पत्थर को डाल करके। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ढलवा लोहा तैयार होता है। फिर तरल पदार्थ को सांचे में डाला जाता है और इसे ढलवा लोहा तैयार होता है। इसके बाद धातु का आकार देना होता है। तो रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई से इसको आकार दिया जाता है। उसके इस्पात बनता है। पहले ढलवा लोहा तैयार होगा तो इस्पात बनता है। ढलवा लोहे से पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता को हटा दिया जाता है और इस मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है, क्योंकि मैग्नीज लोहा को कठोर बनाता है। और इसके बाद रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई करके धातु को आकार दिया जाता है। जिस आकार में डालना है धातु को उसका आकार दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में नेक्स्ट पॉइंट को। तो अभी यहीं रहने देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे, आशा है। और इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को पढ़ाया गया है। आप ज़रूर देखें इस चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। थैंक यू।